हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 9 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघना जी अपने रूम में अभी भी तरुण को बार बार कॉल कर रही थी, पर इन 2 दिनों में तरुण का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। मेघना जी तरुण के बहुत से दोस्तों से बात कर चुकी थी, पर किसी को भी तरुण के बारे में कुछ नहीं पता था। मेघना जी हैरान परेशान सी बेड पर बैठी थी और सच समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तरुण गया कहाँ। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल करके तरुण के बारे में बता दिया, पर उनके हस्बैंड तो पहले से ही अपने बेटे से नाराज़ थे, तो उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपने बेटे की करतूतों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने मेघना जी से नाराज़गी के साथ कहा, तुम और तुम्हारा बेटा क्या करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम दोनों कब मेरी सुनते हो, जो अब मैं तुम लोगों की बातें सुनूं? होगा किसी लड़की के साथ मज़े ले रहा होगा, या फिर किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होगा। यही तो संस्कार दिया है तुमने अपने बेटे को। उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब उसका मन भर जाएगा तो वो खुद ही आ जाएगा तुम्हारे पास। इतना कहते हुए मेघना जी के हस्बैंड ने बिना मेघना जी की बातें सुने कॉल कट कर दिया। मेघना जी गुस्से से फ़ोन को बेड पर पटकते हुए बोली, ये आदमी भी ना किसी काम का नहीं है। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में थी जो मैंने इस आदमी से शादी कर ली। मेरी और मेरे बेटे की तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। एक वो लक्ष्य है, पागल होने के बाद भी लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है, और एक मेरा बेटा इतना समझदार होने के बाद भी लोगों की आंखों में चुभता है। सुमित्रा दीदी के तो हस्बैंड भी नहीं है, फिर भी वो इस एम्पायर की माइकिल बनी हुई है, और मेरे हस्बैंड होने से भी क्या फ़ायदा। अब मुझे कोई खुशियाँ ही नहीं मिल रही। इससे अच्छा तो ये आदमी मर ही जाए तो अच्छा हो। मेघना जी गुस्से में क्या बोल रही थी, उन्हें खुद भी होश नहीं था। वो एक तरह से अपने पति के मरने के बारे में सोच रही थी। एक सुहागिन के लिए उसका बहुत मैटर रखता है, पर मेघना जी ने तो इस वक्त इतना गुस्सा सवार था कि उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं था। कहते हैं कभी कभी पैसों का नशा ऐसा होता है कि वो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जैसे कि अभी मेघना जी के साथ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य काफ़ी देर तक अनुष्का को परेशान करता रहा। अनुष्का लक्ष्य को बार बार मना कर रही थी, लेकिन लक्ष्य था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। लक्ष्य अनुष्का के कानों के पास अपने होठ ले जाकर बड़ी ही कशिश आवाज़ में बोला, वाइफी तुम इतनी खूबसूरत हो कि अब मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। जब जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो मैं तुम्हें प्यार करने के लिए बेचैन हो जाता हूँ। जब तक जी भर के तुम्हें प्यार नहीं कर लेता मुझे सुकून नहीं मिलता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम इतनी हसीन हो कि मेरी नज़रें तो तुम पर से हटती नहीं। अनुष्का लक्ष्य की बातें सुनी तो उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए, बेशर्म इंसान अपना खुद का काम निकालने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर तेज तेज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ओहो वाइफी यू आर सो स्वीट। तुम्हें पता भी है तुम्हारे ये लिप्स कितने मीठे हैं। इन्हें पीते हुए मेरे प्यास ही नहीं बुझती। जितना मैं पीता हूँ उतना ही मेरी प्यास बढ़ती जाती है, और ऊपर से ये तुम्हारा खूबसूरत सा बदन, इससे आ रही इतनी प्यारी सी खुशबू मुझे मदहोश कर देती है। ये कहते हुए लक्ष्य के हाथ अनुष्का की कमर से होते हुए उसकी पीठ और पेट पर घूमने लगे थे, और लक्ष्य नीचे झुककर अनुष्का के लिप्स पर अपने टंग को फिराए जा रहा था, जिससे अनुष्का हल्का हल्का सिहर रही थी। लक्ष्य की यही बातें अनुष्का को शर्माने के लिए मजबूर कर रही थी। लक्ष्य अनुष्का को इसी तरह कुछ देर प्यार किया और एकदम से उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। अनुष्का लक्ष्य को ऐसे उठाकर वॉशरूम में ले जाते देखी तो वो घबरा गई, क्योंकि अब लक्ष्य उसे बहुत परेशान करने वाला है। वो लक्ष्य के सीने पर मारते हुए बोली, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर आपने कुछ भी किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इस बार मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली, समझे आप। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं क्या वाइफी, तुम ही मुझे पूरी तरह से अपने करीब आने नहीं देती तो मैं क्या करूँ, मुझे इसी से काम चलाना पड़ता है ना। अनुष्का अब छटपटाने लगी, पर लक्ष्य उसे कसकर पकड़ लिया। अनुष्का को देखकर बस एक स्माइल पास किया, फिर उसे लेकर वॉशरूम में चला गया, और उसका उसे मना करती रही, लेकिन लक्ष्य कहाँ मानने वाला था। अंत में अनुष्का को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में सुबह जब नायरा की आंखें खुली तो वो इसी तरह से खुद को अनजान जगह पाकर घबरा गई। तभी उसे कल रात का सब कुछ याद आने लगा कि कैसे वो यहाँ पर मीटिंग के लिए आई थी और किसी अनजान शख्स ने कल रात
उसके साथ इंटीमेट हो गया। वो सब कुछ याद आता ही नायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नायरा अपने बगल में देखी तो वो शख्स पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी खुली हुई पीठ नायरा की आंखों के सामने थी। उसे देखते ही नायरा की आंखों से और तेजी से आंसू गिरने लगे। वो उठी तो दर्द के कारण उसने अपनी आंखों को भींच लिया। वहीं वो चीखना नहीं चाहती थी, इस कारण कि कहीं अगर वो चीखी तो उसके बगल में सो रहा वह शख्स उसकी नींद न खुल जाए। नायरा नहीं चाहती थी कि वो शख्स अब उसे देखे, क्योंकि उसे अब डर लग रहा था कि अगर उस शख्स की नींद खुल गई तो कहीं वो सुबह भी उसके साथ वही सब न करने लगे जो कल रात किया था। ये सोच नायरा घबराते हुए धीरे से बेड पर से नीचे उतरी। वो इधर उधर बिखरे अपने कपड़ों की तरफ देखी जो कि बुरी तरह से फट चुके थे। अपने फटे हुए कपड़ों को देख नायरा को अब और रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी नायरा की नज़र उस शख्स के शर्ट पर गई। वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाई और उस शख्स के शर्ट को लेकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में पहुंचकर नायरा खुद को मिरर में देखी। उसकी पूरी बॉडी पे वाइट के मार्क्स थे जो अब तक नीले पड़ चुके थे। ये सब देख नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ सेकंड बाद नायरा बाथटब में गुनगुने पानी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद बाथटब में बैठने से उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ तो नायरा वॉशरूम से बाहर आई। वो फर्श पर पड़े अपने दुपट्टे को उठाए और उस शर्ट को नीचे अपने कमर पर बांध ली। फिर वो धीमे कदमों के साथ रूम के डोर पे पहुंची। नायरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलटकर उस शख्स का चेहरा भी देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर उस शख्स से अब नफरत सी होने लगी थी। वो बिना उस शख्स का चेहरा देखे रूम का डोर ओपन कर तुरंत वहाँ से बाहर चली गई। वहीं लक्ष्य और अनुष्का कुछ देर बाद रेडी होकर रूम से बाहर आए। वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। अनुष्का इस वक्त लक्ष्य की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वो अभी लक्ष्य से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लक्ष्य बार अनुष्का को देख रहा था। वो आपस से अपने बच्चों वाले मोड में आ गया। उसने अनुष्का के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो ना वाइफी, अब हम लोग डिनर करते हैं। तभी वहाँ पर सुमित्रा जी और मेघना जी भी आ गए। सुमित्रा जी को देखकर लक्ष्य बोला, आज डिनर में क्या बनाया है मम्मा ने? सुमित्रा जी मुस्कुराए बोली, पहले आओ और फिर खुद ही देख लो कि क्या बना हुआ है। लक्ष्य जल्दी से जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। अनुष्का बैठने की बजाय सभी को डिनर सर्व करने लगी। सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखकर बोली, बेटा रहने दो, मेट्स है वो सर्व कर देगी, तुम भी आकर हमारे साथ बैठकर डिनर करो। अनुष्का फिर भी सबको डिनर सर्व करती रही। वो मेघना जी के पास जाकर उसके प्लेट में खाना रखी। मेघना जी को तो अनुष्का को देखकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे हर वक्त सुमित्रा जी अनुष्का की इतनी केयर करती है। वो गुस्से से अनुष्का को घूर कर देखने लगी। तभी मेघना जी की नज़र एक जगह पर ठहर गई और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली, भाभी ये लड़की तो एक नंबर की कैरेक्टरलेस निकली। पूछिए जरा इससे, ये कल कहाँ मुँह काला करके आई है। सुमित्रा जी हैरानी से मेघना जी की तरफ देखने लगी। वहीं लक्ष्य गुस्से से काँप उठा। होटल रूम में नायरा के जाने के बाद 1 घंटे बाद उस शख्स की आँख खुली। उसने उठते ही पहले अपना सर पकड़ लिया और अपने सर को पकड़कर बोला, ये मुझे इतना सर दर्द क्यों हो रहा है? यह कहते हुए वह जैसे ही खुद की तरफ देखा तो वो हैरान हो गया खुद की हालत पर। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से बोला, ये सब क्या है? आखिर कल रात हुआ क्या था? ये कहते हुए उस शख्स की नज़रें पूरे रूम में गई। उस रूम की हालत बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। रूम के चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था और बेड की कंडीशन बिल्कुल भी बिगड़ी हुई थी। उस शख्स ने तुरंत खुद से ब्लैंकेट को हटाया। जैसे ही उस शख्स की नज़र बेडशीट पर लगे स्टैंड पर गई, वह हैरान हो गया। वह हैरानी से खुद से बोला, क्या कल रात मेरे साथ यहाँ कोई लड़की थी? और शायद वो लड़की जो भी थी वो लड़की वर्जिन थी। ये कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर एक चमक दिखाई दी। वो इस बात से खुश था कि उसने नशे की हालत में अपना फर्स्ट टाइम किसी को दिया भी तो एक वर्जिन लड़की को। पर उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात उसके साथ हुआ क्या। फिर उसने इधर उधर नज़र घुमाकर शख्स ने अपने कपड़े ढूंढे तो उसका ध्यान फर्श पर पड़े अपने ट्राउज़र पर गया। वह जल्दी से ट्राउज़र उठाकर पहन लिया। तभी उसकी नज़र
नायरा के फटे हुए कपड़ों पर गई, जो कि इधर उधर दो टुकड़ों में पड़े हुए थे। उन फटे कपड़े को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह शख्स नायरा के साथ कितना वाइल्ड था। उस शख्स ने नायरा के फटे हुए कपड़े को उठाया और एकदम से उसे स्मेल करते हुए बोला, योर फ्रेगनेंस इज़ अमेजिंग। मुझे नहीं पता कल रात कौन था मेरे साथ, पर तुम जो कोई भी हो, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये कहते हुए उस शख्स की आंखों में एक अलग ही जुनून और नशा दिखाई दे रहा था। वो शख्स घूमकर अपनी शर्ट को ढूंढने लगा, पर उसे कहीं भी अपना शर्ट नहीं मिला। अचानक ही कुछ सोचकर उस शख्स के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो उस स्माइल के साथ बोला, इसका मतलब मेरी शर्ट तुम्हारे पास है, नॉट बैड। कुछ चीज़ें मेरी तुम्हारे पास है और कुछ मेरे पास तुम्हारी। ये बोलकर वह शख्स तुरंत अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से उस शख्स के असिस्टेंट की आवाज़ आई, सर आप ठीक तो है ना? तभी उस शख्स की खतरनाक आवाज़ उस असिस्टेंट के कानों में पड़ी। कल रात क्या हुआ था मेरे साथ, सब कुछ पता लगा। और हाँ, यहाँ यह पता लगाओ कि कल रात मेरे रूम में कौन लड़की आई थी। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की से जुड़ी सारी डिटेल्स चाहिए और मेरे लिए मेरे रूम में कपड़े भेजो। इतना कहकर वो शख्स जैसे ही कॉल कटने वाला था, तभी उसके असिस्टेंट की घबराई हुई आई, सर आज आपकी 10 बजे की मीटिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जैसे ही उस शख्स ने सुना, वो एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखता है, जहाँ अभी 9:15 हो रहे थे। वो उसी तरह अपनी भारी आवाज़ में बोला, ओके 15 मिनट में कार रेडी करवाओ। इतना कहकर उस शख्स ने तुरंत कॉल कट कर दिया। उस शख्स के सामने लगे मिरर पर गई और अपनी बॉडी पर बने स्क्रैच मार्क्स को देख उस शख्स की आंखों में एक अलग चमक आने लगा। वो तिरछी स्माइल के साथ बोला, जंगली बिल्ली ने अपने निशान छोड़ दिए हैं, पर तुम्हें नहीं पता मैं वाइल्ड कैट विराट मित्तल क्या चीज़ है। जितना मैं अपनी बॉडी पर लगे स्क्रैच मार्क्स को देखता हूँ, उतना ही तुम्हें पाने का और अपना बनाने का जुनून मुझ पर सवार होते जा रहा है। अभी जितना मैं तड़प रहा हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें बेड पर तड़पाऊँगा मेरी वाइल्ड कैट। इतना कहकर विराट के होठों पर खतरनाक स्माइल लिए वो सीधे वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से शावर लेकर विराट बाहर आया। अभी उसकी कमर में सिर्फ टॉवेल था, उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसकी ब्राउन टिप से एक बैकस्केप में कहीं घूम हो रहा था। उसकी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव थी कि अगर इस वक्त कोई भी लड़की उसे देखती तो उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाती। ऊपर से सबसे ज़्यादा खतरनाक तो उसकी स्माइल थी, जो किसी को भी उसके करीब आने के लिए उसे अट्रैक्ट कर सकती थी। ये है हमारे दूसरे मेल हीरो विराट मित्तल। मित्तल इंडस्ट्रीज का सीईओ, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वो इंडिया में रहता था, पर अभी ही 2 दिन पहले वो इंडिया आया था, क्योंकि उसके दादाजी ने अब उसे यहाँ की कंपनी संभालने के लिए बुलाया था। विराट, जो कि देखने में बहुत हैंडसम और चार्मिंग था, जिसकी हाइट 6 फुट 11 इंच, गोरा रंग, ब्राउन आईज, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, पर विराट को बहुत कम ही लोग जानते थे। वह मित्तल इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस है और अभी तक मित्तल इंडस्ट्रीज को भी नहीं पता था कि उसकी कंपनी का सीईओ विराट मित्तल आखिर है कौन। ये मित्तल इंडस्ट्रीज वही है जहाँ पर नायरा की जॉब लगी है। अब देखना बहुत ही कमाल होगा जब नायरा और विराट का आमना सामना होगा। वहीं दूसरी तरफ नायरा किसी भी तरह अपने फ्लैट में पहुंची और तुरंत अपने रूम में चली गई। वह रूम का डोर बंद कर तुरंत वॉशरूम के अंदर गई और शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ी हो गई। शावर का ठंडा पानी उसे भिगो रहा था। तभी उसकी नज़र अपने शरीर पर बने उन बाइट्स मार्क्स पर गई जिसे विराट ने दिया था। वह कांपते हाथों से उन निशान को टच की और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने रात का मंदिर घूमने लगा, पर अफसोस नायरा तो यह भी नहीं जानती थी कि आखिर उसके साथ यह सब किया किसने। नायरा लगातार बस रोए जा रही थी। नायरा, जो कि एक अनाथ लड़की थी, पर वह हमेशा से सेल्फ डिपेंड गर्ल थी। उसके मॉम डैड जब तक जिंदा थे, तब तक नायरा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं महसूस हुई थी। नायरा की खुशी ही उनके लिए सब कुछ थी। पर एक दिन जब नायरा स्कूल में पढ़ रही थी, तभी अचानक से खबर मिली कि उसकी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद नायरा की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। उसके रिलेटिव्स ने उसका साथ छोड़ दिया था।
कुछ दिन तक उसकी एक रिलेटिव ने उसे अपने पास रखा, पर जैसे ही नायरा थोड़ी बड़ी हुई वो अब खुद से ही जॉब करके अपना खर्चा उठाने लगी। अब नायरा जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करती। नायरा काफ़ी देर तक इसी तरह घुटनों के बल बैठकर फुट फुट कर रोती और अपने बारे में सोचती। अब जब उसका मन धीरे धीरे हल्का हुआ तो वह धीरे से खड़ी हुई कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई। जैसे ही नायरा बाहर आई वहीं बेड पर रखा उसका फ़ोन बजने लगा। वह तुरंत फ़ोन उठाकर कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से मित्तल इंडस्ट्रीज से कॉल था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कॉल करके बताया कि मैम आज आप आए नहीं, पता है ना आज आपकी हमारी कंपनी के सीईओ आज आने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। नैना ने जब सुनी तो एक गहरी सांस लेकर बोली ठीक है अभी मैं आ रही हूँ। इतना कहकर नैना ने कॉल कट कर दिया। फिर वह कबर्ड की औरत चली गई और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में आई। थोड़ी देर में नायरा रेडी होकर अपने फ्लैट से बाहर आई और ऑटो करके मित्तल इंडस्ट्री के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ खन्ना मैंसन का कुछ अलग ही माहौल था। लक्ष्य जो कि बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ अपने डिनर एंजॉय करने वाला था, वह अपना पहला निवाला तोड़कर अपने मुंह में डाला कि उसी समय मेघना जी की तेज आवाज़ सुन उसके हाथ रुक गए। जैसे ही उसे मेघना जी की कई बातें सुनी तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसके हाथ से निवाला नीचे गिर गया। उसने कसकर अपनी हाथों की मुट्ठी बना लिया। वहीं सुमित्रा जी भी हैरान थी। पहले तो उन्होंने मेघना जी की बातों को सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर जैसे ही मेघना जी ने देखा कि सुमित्रा जी को कुछ रिएक्ट नहीं कर रही तो वो चिल्लाते हुए बोली दीदी ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं आप मेरी बात का। देखिए तो इस लड़की को आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी बातों का। इतना कहते हुए मेघना जी ने अनुष्का के गले पर लटके बालों को एक साइड कर दिया, इससे उसके गले पर बने लव बर्ड्स के निशान अब साफ सबको दिखाई देने लगे, जो गहरे और नीले रंग के थे। ये देख सुमित्रा जी एक पल के लिए चौंक गई। अनुष्का ने कसकर अपनी आंखें बंद करी। तभी मेघना जी बोली क्या हुआ दीदी, अब आपको यकीन हुआ? आप बहुत ही प्यारी बहू ढूंढ कर लाई हैं ना आप अपने बेटे के लिए। ये बहुत ही संस्कारी बहू लाई हैं ना आप। ये संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। किसके साथ मुँह काला करके आई है ये अपने मायके से। सुमित्रा जी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बड़बड़ाते हुए अनुष्का की तरफ देखकर बोली अनुष्का बेटा ये सब क्या है, क्या तुम्हें कहीं चोट लग गई है? अगर कुछ ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मेघना जी हैरानी से बोली दीदी आप ये कैसी बातें बोल रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये किसी के काटने के निशान हैं? हे भगवान, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। कितनी गिरी हुई लड़की है ये। यह तो देखो ना जरा, न जाने किसके साथ आशिकी लड़ा कर आई है और यहाँ कैसे खड़ी है। अगर जरा सी भी शर्म होती तो अब तक ये लड़की इस घर को छोड़कर जा चुकी होती। अनुष्का चुपचाप खड़ी थी और मेघना जी की कही बातें उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। वहीं लक्ष्य बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। सुमित्रा जी मेघना जी की तरफ देखी और बोली देखा शांत हो जा, मैं पूछ रही हूँ ना उससे। फिर वह अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली अनुष्का बेटा बताओ क्या हुआ है, क्या सच है, क्या किसी ने तुम्हें काट लिया है? जैसे ही सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्य अचानक ही तेज तेज खांसने लगा। अचानक ही लक्ष्य के खांसने से सुमित्रा जी और मेघना दोनों की नज़र उस पर चली गई। अनुष्का लक्ष्य को गुस्से से घूर रही थी। वह अपने मन में बोली मैं इन्हें बार बार मना कर रही थी कि ऐसा मत कर रही वरना निशान बन जाएगा, पर यह है कि मानते ही नहीं। इन पर तो बस आशिकी चढ़ी रहती है। फंसा दिया ना मुझे और मेरा ध्यान भी नहीं गया। वैसे तो इन्हें ध्यान देता हूँ पर इन्होंने मुझे वाइट कब किया। अनुष्का को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य ने कब उसे इतने सारे लव बाइट्स दे दिए थे। लक्ष्य को खांसते देख सुमित्रा जी बोली क्या हुआ बेटा, आराम से, तुम ठीक तो हो ना? लक्ष्य अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला हाँ हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, पर आप ऐसे मेरी वाइफ को क्यों डांट रही हो? और ये आंटी भी हमेशा मेरी वाइफ को डांटती रहती है। ये ना बहुत बुरी आंटी हो गई है। मेघना जी आंखें बड़ी किए लक्ष्य को ही देख रही थी। सुमित्रा जी एक नज़र मेघना जी की तरफ देखी, फिर लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो आपसे बड़ी है ना। लक्ष्य अपने हाथ में पकड़े स्पून को वहीं डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए बोला नहीं नहीं ये गंदी है, बहुत गंदी है ये पहले मुझे गंदी गंदी चीज़ें सिखा रही थी और अब अभी देखो कैसे मेरी वाइफ को गंदा गंदा बोल रही हैं।
क्या किया है मेरी वाइफ ने जो आप उसको गुस्सा कर रही हैं। सुमित्रा जी लक्ष्य को इस तरह से चिल्लाते देख थोड़ा घबरा गए। वह जल्दी से अपने बेटे के पास गए, तुरंत उसे अपने गले से लगाकर बोली, परेशान मत हो बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारी वाइफ को, ठीक है। लक्ष्य अपनी माँ के गले लगते हुए और अभी भी जिद कर रहा था। मेघना जी ये सब देखकर बोली, दीदी आप इसे समझाइए। लक्ष्य बेटा के अंदर तो अभी बचपना है, पर इसकी बीवी ये तो बहुत समझदार है ना, फिर भी ये इस तरह की हरकतें करती हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर मेघना ने बोला, पर दीदी अब ये लड़की यहाँ रहने लायक नहीं है। अगर ये यहाँ रही तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी, न जाने कितने लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा होगा और कहाँ कहाँ मुँह काला करके आई है ये भी नहीं पता। सुमित्रा जी मेघना जी को शांत रहने के लिए इशारा की, लेकिन मेघना जी थी कि चुप नहीं हुई। उसके मन में तो अनुष्का के लिए पहले से ही नफरत भरी हुई थी और वो तो बस एक मौका ही ढूंढ रही थी कि कब वो अनुष्का को सबक सिखाए और उसे यहाँ से बाहर निकाल दे। आखिरकार उन्हें आज वो मौका मिल ही गया, तो वो भला कैसे इस मौका को छोड़ देती। मेघना जी एकदम से अनुष्का का हाथ पकड़ी और उसे कसकर मरोड़ते हुए बोली, बता मुझे किसके साथ रंगरेलियाँ मनाकर आई है। तो तू तो कल गई थी ना अपने मायके, वहीं कोई तुम्हारा पुराना आशिक मिल गया, बता मुझे बता। पर अनुष्का कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो बस अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेघा जी ने इतनी कसकर अनुष्का के हाथ को मोड़ा था कि अनुष्का अपना हाथ उससे छुड़ा ही नहीं पा रही थी। तभी मेघना जी एकदम से अनुष्का को गुस्से से देखते हुए बोली, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो तुम, अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, अब अगर कुछ नहीं बता सकती तो निकल जाओ इस घर से। न जाने कैसी लड़की है, कैसे संस्कार मिले हैं इसे, छोटे घर की लड़कियां होती ही ऐसी है, उन लोगों की सोच और हरकतें ऐसी छोटी ही होती हैं। मुझे तो अब लग रहा है कि शादी से पहले भी ये न जाने कितनों के साथ सो चुकी होगी। ये कहते हुए मेघा जी एकदम से अपने मुंह पर एक हाथ रखकर बोली, हे राम, मुझे तो ये भी कहते हुए शर्म आ रही है कि ये लड़की कितनी कैरेक्टरलेस है, एक नंबर की बदजलन लड़की है। अनुष्का जब मेघा जी की ये बातें सुनी तो उसे बहुत ही बुरा लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेघना जी का उसे बदजलन कहना अनुष्का को अंदर तक चुभ गया। लक्ष्य जो कि अपनी माँ के गले से लगा हुआ था, वो भी जब मेघना जी की कही बात सुन गुस्से से तिलमिठा हुआ। वह तिरछी निगाहों से अनुष्का की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़र अनुष्का की आंखों से निकल रहे आंसुओं पर गई, वह गुस्से से बौखला उठा और उसने अपनी जलती निगाह से मेघना जी की तरफ घुटकर देखा, जो कि अभी लगातार अनुष्का को भला बुरा बोल रही थी। मेघना जी एक बार फिर से गुस्से में अनुष्का के कंधे को पकड़ी और बोली, आपका ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, अपना नाटक अब यहाँ मत दिखाओ। तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू को देखकर हम तुम्हें माफ़ नहीं करने वाले। सच सच बता दो, किसके साथ बिस्तर गर्म करके आई हो, कहाँ गई थी कल रात तुम। अनुष्का रोते हुए बोली, चाची जी आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी। मेघना जी जब अनुष्का की बातें सुनी तो वो उसके साथ बोली, ओहो हस्बैंड के साथ, वो तो बेचारा मासूम है, तू जरूर उसे घर छोड़कर ही कोई बहाना बनाकर निकल गई होगी और अपने आशिक से मिलने के लिए। बता मुझे कौन है वो लड़का जिसके साथ तूने ये सब कांड किया, या फिर कोई लड़का है या नहीं, या कईयों के साथ ये सब काम करती है। तो बता कितनों के साथ तूने अपने रिश्ते बनाए हैं। लक्ष्य अब और नहीं देखा गया क्योंकि अनुष्का के आंसू अब बढ़ते ही जा रहे थे। लक्ष्य भला कैसे अपनी वाइफ की आंखों में आंसू देख बर्दाश्त कर सकता था, वह तो उसके चेहरे पर हर किसी सिकन भी नहीं देख सकता। पर आज मेघना जी के कारण उसकी आंखों से बड़ी ही तेज़ी से आंसू गिर रहे थे, तो भला लक्ष्य कैसे बर्दाश्त होता। लक्ष्य तुरंत गुस्से से मेघना जी की तरफ मुड़ा और टेबल पर तेज से हाथ पटका, जिससे वहाँ रखे बाउल की सारी सब्जी और दाल सीधे मेघना जी के ऊपर जा गिरी। लक्ष्य ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। वहीं जैसे ही गर्म सब्जी और दाल मेघना जी के ऊपर गिरा, दर्द से उनकी चीख निकल गई। वह दर्द से चिल्लाते हुए, आहा मेरा हाथ, मेरे पैर सब जल गए। मेघना जी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ ली, उनके हाथ और पैर दोनों पूरी तरह से जल गए थे। अब जलन के मारे वो छटपटा रही थी। तभी सुमित्रा जी जल्दी से मेघना जी के पास आई और बोली, मेघना जल्दी चलो, पहले इसे वॉश करो, फिर आइस पैक लगा लेना, तुम्हें जल्दी ही आराम मिल जाएगा। ये कहते हुए सुमित्रा
तुरंत मेघना जी को वहाँ से लेकर चली गई। वहीं लक्ष्य अभी अपनी जलती हुई निगाहों से मेघना जी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। अनुष्का जो कि खुद भी सदमे में चली गई थी मेघना जी की चूक सुन, वो बुरी तरह से डर गई। तभी अनुष्का जैसे ही लक्ष्य की तरफ देखी तो उसकी आंखों में गुस्सा और डर देख वो डर गई। लक्ष्य की आंखों में अब गुस्से से वो पूरी तरह से लाल हो गई थी और अनुष्का की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से लक्ष्य के पास जाए या फिर उसकी तरफ नज़र उठाकर देखे। तभी लक्ष्य जैसे ही अनुष्का की तरफ देखा तो अनुष्का को ऐसे डरा हुआ देखकर उसने खुद के गुस्से को एकदम से शांत किया। अनुष्का को खुद से इस तरह से डरा हुआ देखकर लक्ष्य जल्दी से उसके पास गया और तुरंत उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अनुष्का जो डर के मारे कांप रही थी, लक्ष्य ये फील कर बड़े ही प्यार से अनुष्का के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वाइफी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ना, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा तुम्हें। जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी वाइफ पर एक इंच तक आँच नहीं आने दूंगा। अनुष्का जैसे ही लक्ष्य की बात सुनी उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो कसकर लक्ष्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़कर और जोरों से रोने लगी। अनुष्का को इस तरह से रोते देख लक्ष्य की आंखें एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गई। उसके हाथों की नसें उभर गई। इस वक्त उसे मेघना जी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता था वो अभी इसी वक्त मेघना जी का मर्डर कर देता। लक्ष्य तो बस अनुष्का के बालों में हाथ फिराते हुए उसे शांत रहने के लिए बोल रहा था, पर लक्ष्य के अंदर तो इस वक्त एक अलग ही आग लगी हुई थी। एक अलग ही तूफान उसके मन में मचा हुआ था। जिस बात की खबर अनुष्का को बिल्कुल नहीं थी कि उसके प्यार में पड़ा उसका पति उसके रोने के कारण गुस्से में अभी किस कंडीशन में पहुंच चुका है। अनुष्का काफ़ी देर तक इसी तरह लक्ष्य को पकड़े हुए रोती रही। ये देख लक्ष्य एकदम से अनुष्का को खुद से अलग किया और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनुष्का लक्ष्य के सीने में अपना चेहरा छुपा ली। वहीं लक्ष्य अनुष्का को अपनी गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए सीधे अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचते ही लक्ष्य अपने पैरों से रूम का डोर बंद कर दिया और अनुष्का को बेड पर लाकर उसे लेटा दिया। अनुष्का तुरंत उठकर बैठ गई और फिर से रोने लगी। लक्ष्य अनुष्का का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, अब बस, अब और नहीं वाइफी, तुम रोओगी, मैं तुम्हें इस तरह और रोते हुए नहीं देख सकता। शांत हो जा तुम, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है ना, मैं ठीक कर दूंगा ना। जिसके कारण आज तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं, मैं उस इंसान को अगर मैंने खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी लक्ष्य खन्ना नहीं। लास्ट की लाइन लक्ष्य अपने मन में बोला। उसने सोच लिया था कि वो मेघना को अब अच्छे से सबक सिखाएगा, पर अनुष्का को इस तरह से रोते देख लक्ष्य कुछ सोचा कर तुरंत अनुष्का के चेहरे की तरफ झुका और धीरे से उसके कानों के पास अपने होठ ले गया और सरगोशी भरी अंदाज में बोला, वैसे वाइफी, अगर तुम इस तरह से मुझसे चिपकी रहो तो मैं बहुत जल्द अपना कंट्रोल खो दूंगा और फिर शायद उसके बाद मैं तुम्हें गले पर और भी बहुत सारे लव बाइट्स बना दूंगा, फिर तुम मुझसे कुछ मत बोलना। अनुष्का ने जैसे ही ये सुना वो एकदम से लक्ष्य से अलग होकर उससे थोड़ा दूर हुई और बोली, उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, अब बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे अब बातें नहीं करनी चाहिए, आप यहाँ से, आपके कारण मुझे आज कितनी डांट सुनने मिला। मैं आपको मना करती रही कि ऐसा मत करिए, मुझे बाइट मत कीजिए, वरना किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप हो कि मेरी कभी नहीं सुनते। देखा अब आपने क्या हुआ मेरे साथ, मुझे सब बदचलन। जैसे ही अनुष्का की बात सुना तो अनुष्का पूरा वर्ड बोलती उससे पहले ही उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिया, जिससे अनुष्का के बाकी के वर्ड उसके गले में ही अटक गए। वहीं अनुष्का हैरान थी लक्ष्य के इस एक्शन से। कुछ सेकंड बाद लक्ष्य अनुष्का के होठों को छोड़ा तो अनुष्का लक्ष्य की तरफ देखती रही और एक बार फिर से अनुष्का की आंखों में अब आंसू गिरने लगे। ये देख लक्ष्य अनुष्का को वापस अपने सीने से लगाया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसी तरह लिए बेड पर लेट गया। अब अनुष्का लक्ष्य के सीने से
पूरी तरह से लेटी हुई थी। वहीं लक्ष्य बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। अनुष्का काफ़ी देर तक लक्ष्य के सीने से लगे हुए रोती रही और धीरे धीरे उसे अब एक सुकून महसूस होने लगा। लक्ष्य की बाहों में अनुष्का को हमेशा से ही एक अलग ही सुकून मिलता था जो उसे आज तक कहीं नहीं मिला था। और कब अनुष्का उसी तरह उसके सीने से लगे सो गई, उसे पता भी नहीं चला। लक्ष्य ने जब अनुष्का की भारी सांसें खुद पर महसूस की तो वो नीचे झुककर देखा। अनुष्का को सोते देख वो धीरे से झुका और उसके गालों को चूम लिया। अनुष्का की आंखों के कोनों से अभी भी आंसू लगा था। ये देख लक्ष्य की आंखें सर्द हो गई। लक्ष्य ने तुरंत अपने फ़ोन को वहीं टेबल से उठाया और एक मैसेज टाइप सेंड करके अपने असिस्टेंट को भेज दिया। फिर लक्ष्य अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, सो रेडी फॉर योर पनिशमेंट मिस्टर मेघना खन्ना। मेघना जी को सुमित्रा जी सबसे पहले वॉशरूम ले गई, फिर उसके हाथ और पैर पर गिरी दाल और सब्जियों को साफ़ की। उसके बाद एक मिनट से कहकर आइस पैक लाने को बोली और खुद मेघना जी के साथ उनके रूम में चली गई। मेघना जी अभी भी दर्द से छटपटा रही थी। वो सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए, दीदी मेरे हाथ ना बुरी तरह से जल रहे हैं। सुमित्रा जी मेघा जी को बेड पर बिठाए बोली, शांत हो जाओ मेघा, ठीक हो जाएगा। वो कुछ ज़्यादा ही गर्म था ना दाल, इसलिए ऐसा हुआ। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आइस पैक लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए वह मेघना जी को शांत करने लगी। तभी एक मेड अपने हाथ में आइस पैक लेकर आई और सुमित्रा जी को पकड़ा दी। सुमित्रा जी मेघना जी के हाथों और पैरों पर आइस पैक लगाने लगी। मेघना जी को अभी बहुत जलन हो रही थी। वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को दर्द में कंट्रोल किए और बार बार करा रही थी। कुछ देर बाद इसी तरह लेटे लेटे मेघना जी को नींद आ गई और वो सो गई। सुमित्रा जी ने जब ये देखा कि मेघना सो गई है तो वो उसके हर जगह ऑइंटमेंट लगाकर उनके हाथों और पैरों में ऑइंटमेंट लगा दी जहाँ जला हुआ था और वो फिर रूम से बाहर चली गई। अभी मेघना जी को सोए 10 ही मिनट हुए थे कि एकदम से उन्हें अपने हाथों और पैरों में कुछ अजीब सी खुजली होने लगी। वो अपने हाथ और पैरों को खुजा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कुछ रेंग रहा है। वो नींद में ही अपने हाथ और पैर को दर्द से हिला रही थी। इस वक्त वो भूल गई थी कि उसके हाथ पैर बुरी तरह से जल चुके हैं। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ उनके ऊपर चल रही हैं तो एकदम से उसने आंखें खोली। जैसे ही उनकी नज़र खुद पर गई तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। पूरे बेड पर छोटे छोटे चूहे दौड़ रहे थे, कुछ तो उनके ऊपर थे। ये सब देख मेघना जी चीख निकल गई। वो चिल्ला रही थी लेकिन डोर क्लोज होने के कारण उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही थी। ऊपर से उनका रूम साउंड प्रूफ था, इस कारण किसी को पता नहीं चला कि मेघना रूम में चिल्ला रही है या क्या कर रही है। मेघना जी अपने हाथों और पैरों पर बैठे चूहे को हटा रही थी। एक बार फिर से सारे चूहे ने उन्हें घेर लिया। वो खुद से उनको छुड़ा रही थी लेकिन उन चूहे उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। ऊपर से रूम में भी बस हल्की डिम लाइट ही जल रही थी जिस कारण मेघना जी को पता नहीं चल रहा था कि फर्श पर और कितने ही चूहे हैं और कहाँ कहाँ पर है। वह चाह कर भी डोर के पास नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि जैसे ही वह अपने कदम आगे बढ़ाती वो जंगली चूहे उन पर अटैक कर देते। कुछ देर में मेघना जी की हालत बुरी हो गई। वो चीख रही थी पागलों की तरह, बालों को नोचते हुए बोल रही थी, बचाओ बचाओ, कोई है, प्लीज़ सुमित्रा दीदी बचाओ मुझे आ। पर मेघना जी की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ किसी के कानों में नहीं पड़ी। मेघना जी काफ़ी देर चीखती चिल्लाती रही, फिर फर्श पर बेहोश हो गए। पर वही जंगली चूहे अभी भी मेघना जी से दूर नहीं हुए। वह सभी उनके ऊपर पूरी तरह से चढ़ गए थे और वह सब उन्हें हर तरफ से काट रहे थे। वहीं कोई और था जो अपनी काली गहरी निगाहों से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य था जो अपने रूम के सोफे में बैठा लैपटॉप में ये सब कुछ लाइव देख रहा था। लक्ष्य की आंखें इस वक्त काफ़ी खतरनाक लग रही थी, जैसे उसे कोई देख ले तो डर से कांप जाए। उसके चेहरे पर जरा सी कोई शिकन नहीं थी। कहने के लिए मेघना जी उसकी चाची थी, लेकिन लक्ष्य की हरकतें बता रही थी जैसे उसे किसी के दर्द और तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं था। अगर उसके लिए कोई सबसे ज़्यादा मैटर रखता था तो वह था उसकी वाइफ अनुष्का। लक्ष्य उसी तरह लैपटॉप स्क्रीन पर गहरी निगाहों से देखते हुए, आई थिंक अब आपको सबक मिल चुका होगा मिसेस मेघना उर्फ आंटी जी,
अब सब दोबारा से मेरी वाइफ को परेशान नहीं करेंगी आप, लेकिन अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ किया तो शायद अब आप अगली सुबह देख ही ना पाए। यह सब बोलते हुए लक्ष्य बहुत ही खतरनाक लग रहा था। अब उसकी वाइफ इस वक्त इतनी डेंजर थी कि इस वक्त उसे देखकर कोई भी डर से कांप उठे। यहाँ तक कि अगर अनुष्का भी उसे देखती उस हालत में तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती। लक्ष्य अपना यह रूप इसीलिए कभी अनुष्का के सामने नहीं लाता था। वह तो हमेशा उसके सामने प्यार से ही रहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी वाइफ बहुत इनोसेंट और मासूम है। अगर उसने उसे इस रूप में देख लिया तो शायद वह सहन ही नहीं कर पाएगी। कुछ सेकंड बाद लक्ष्य अपना लैपटॉप स्क्रीन क्लोज किया, लैपटॉप बंद कर उसे एक साइड में रखा और लक्ष्य सोफे से उठा, बेड की तरफ बढ़ गया। वो बेड पर आया, उसकी निगाहें अनुष्का के चेहरे पर जाकर ठहर गई। अनुष्का को देखते ही लक्ष्य के चेहरे के भाव एकदम से चेंज हो गए। जहाँ अभी तक वह एक खतरनाक लुक में था, वहीं अब उसका चेहरा बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल हो गया। लक्ष्य अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और बड़े ही प्यार से अनुष्का के चेहरे पर रखकर हल्का सा सहलाया और धीमी आवाज़ में बोला, क्या हो तुम वाइफी? कुछ तो ऐसा है तुम में जो तुम्हें देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊँ, कितना भी रूठा रहूँ, पर तुम्हें देखते ही मेरा सारा गुस्सा 2 सेकंड में गायब हो जाता है। तुम में एक ऐसा अट्रैक्शन है, एक ऐसा नशा है जिसे मैं हर रोज़ भी करूँ तो कम ही होगा। इतना बोलकर लक्ष्य नीचे झुका और अनुष्का के होठों पर किस कर दिया। वो काफ़ी देर तक अनुष्का के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। सोते हुए अनुष्का और भी ज़्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। लक्ष्य उसके ऊपर अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। उसी समय लक्ष्य का फ़ोन बजने लगा। लक्ष्य ने एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा और कॉल पिक कर सीधे बालकनी में चला गया। लक्ष्य अपनी सर्द आवाज़ में बोला, हाँ बोलो, क्या खबर है? दूसरी तरफ से एक आदमी लक्ष्य बोला, मेघा मल्होत्रा को उनकी फैमिली मेम्बर ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने वही सब कुछ कहा जैसा कि आपने कहा था बोलने के लिए, इसीलिए किसी को भी आपको शक नहीं हुआ। लक्ष्य के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो नॉर्मल वॉइस में बोला, आई नो कि मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ और उस डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया तो तुम उसे मुँह मांगी रकम दे देना। और हाँ, इसके साथ डॉक्टर से ये बोलना कि मिस मेघा इतनी आसानी से ठीक ना हो। लक्ष्य के असिस्टेंट ने जब ये सुना तो एक पल के लिए वो चुप रहा, फिर एकदम से बोला, ओके बॉस, मैं ये सब बोल दूँगा। तभी लक्ष्य पूछा, और उसका काम का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था? उसका असिस्टेंट बोला, बस अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, पर जहाँ तक हमें पता चला है कि आपके एक्सीडेंट में आपकी फैमिली मेम्बर से ही कोई है जिसने ये सब कराया है, और सब ज़्यादा शक में तो हम 2 लोगों पर ही है। लक्ष्य ने जब सुना तो बोला, वह 2 लोग कोई और नहीं, मिसेस मेघना खन्ना, उनका बेटा तरुण। राइट। उनका असिस्टेंट एक पल के लिए शॉक्ड हो गया कि आखिर उनके बॉस को ये सब पता कैसे चला। तभी लक्ष्य बोला, अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ मत करो, वरना जो थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, तुम उस तरुण की अच्छे से खातिरदारी करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसकी खातिरदारी में। इतना कहते हुए लक्ष्य बिना असिस्टेंट की बात सुने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। उसका असिस्टेंट कुछ देर तक अपने फ़ोन की तरफ देखता रहा और फिर अपने सर को झटकते हुए बोला, बॉस को मैं समझना इतना आसान नहीं, और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उनसे पंगा लेगा, क्योंकि ये किसी खतरनाक डेविल से कम नहीं। ये कहते हुए असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली और खुद को डांटते हुए बोला, अब बस ज़्यादा दिमाग मत चला, जल्दी से अपने काम पर लग जा, वरना तुझे भी मारने के पहले वो 1 मिनट नहीं सोचेंगे। अपनी बात बोलकर असिस्टेंट तुरंत ही काम पर लग गया। वहीं लक्ष्य काफ़ी देर तक बालकनी में खड़ा रहा। उसकी नज़रें आसमान की तरफ थी। वह एकटक खुले आसमान में देखे जा रहा था। अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह ऑफिस नहीं जाता, लेकिन बिना ऑफिस गए वह अपना सारा काम यहीं से हैंडल कर रहा था। जिस बात की खबर किसी को नहीं थी, सुमित्रा जी को नहीं। सुमित्रा को यही लगता था कि वह उनका काम उसका असिस्टेंट करता है, पर उन्हें क्या पता था कि असिस्टेंट को गाइड करने वाला कोई और नहीं, उनका बेटा है, जो कि अपनी माँ के ऊपर किसी तरह कोई बर्डन नहीं डालना चाहता। वहीं दूसरी तरफ नायरा रेडी होकर जल्दी से भागते हुए ऑटो से मित्तल इंडस्ट्रीज से स्टेशन खड़ी लड़की नायरा की तरफ देखते हुए बोली, मिस नायरा, आपको ऊपर बुलाया गया है, बॉस के असिस्टेंट ने आपको अभी तुरंत बुलाया है।
ये सुनकर नायरा थोड़ा घबराते हुए बोली, क्यों, कोई ज़रूरी बात हो गई है क्या? वो रिसेप्शनिस्ट नायरा को इतना घबराते हुए देख एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, नो ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली आज बॉस आ गए हैं ना, तो इसलिए, और आप भी ऑफिस की एक ही एम्प्लॉय हो, इसलिए आपको जल्दी से बुलाया गया है। आप ऊपर जाइए, आपको सारी डिटेल्स सब पता चल जाएगा। अभी नायरा तुरंत अपना सिर हिलाई और भागते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वो जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में उसकी सांस अब बढ़ी हुई थी, वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसके साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। एक तो ऑलरेडी उसकी कल रात से बहुत दर्द हो रही थी और अब वो वापस से, नायरा की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऑफिस आए। उसकी बॉडी में अभी भी बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो मजबूर थी, इस कारण उसे आना पड़ा आज। अभी लिफ्ट सीधे 12th फ्लोर पर रुकी और नायरा जल्दी से लिफ्ट से बाहर आई। वह तेज कदमों के साथ भागते हुए आगे बढ़ रही थी कि एकदम से वह सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा गई। वह अभी गिरती उससे पहले उस शख्स ने नायरा को उसकी कमर से पकड़कर थाम लिया। नायरा ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ सेकंड बाद नायरा को अपने शरीर में गिरने का दर्द का एहसास नहीं हुआ, तो वह अपनी आंखें खोली और सामने खड़े शख्स को देख एक पल के लिए उस पर खो सी गई। सामने खड़ा शख्स, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का था, उसकी बुरी आंखें किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे, वहीं उस शख्स की निगाहें बस नायरा पर टिकी थी। नायरा के खूबसूरत चेहरे को देखकर उस शख्स को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नायरा की बॉडी की खुशबू उस शख्स को कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अचानक ही नायरा अपने सेंस में वापस आई और हड़बड़ाते हुए तुरंत खड़ी हो गई। उसकी सांसें अभी भी फूल रही थी। उस शख्स ने जब ये देखा कि नायरा बुरी तरह से हाँफ रही है, तो एक सेकंड तक उसे ऊपर से नीचे तक वो घूर कर देखा, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। नायरा अभी उस शख्स को थैंक यू बोलने ही वाली थी कि उससे पहले वो शख्स वहाँ से जा चुका था। नायरा खुद के सर पर चपत लगाते हुए बोली, नायरा तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ कब से हो गई? उस इंसान ने तुझे गिरने से बचाया तो उन्हें थैंक यू तो बोलना चाहिए। चल कोई बात नहीं, दोबारा जब मिलूंगी तो उन्हें थैंक यू बोल दूंगी। अपनी बात खुद से बोल। नायरा जल्दी से दूसरी साइड चली गई। उसे वहाँ पर कंपनी के बॉस का असिस्टेंट मिला। नायरा उसे देख हेलो बोली। वही असिस्टेंट नायरा की तरफ देखते हुए बोला, मिस नायरा, आपको पता है आप ऑलरेडी लेट हो चुकी हैं। नायरा ने जब सुनी तो धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी सर। तभी असिस्टेंट नायरा को देखा और बोला, खैर कोई नहीं, आपको पता है आपको यहाँ किस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया है? नायरा अपने सर को हिलाते हुए बोली, नो सर, आई डोंट नो। वो असिस्टेंट बोला, आपको बॉस की सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया है और बॉस अभी आ चुके हैं। उन्होंने सेक्रेटरी के बारे में पूछा, तो आप अभी जल्दी जाइए, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। नायरा के मुँह से निकला, क्या? नायरा जैसे ही सुनी कि उसे मित्तल इंडस्ट्रीज के CEO की सेक्रेटरी के लिए चुना है, तो वह हैरान रह गई। वो अपनी आंखें बड़ी की असिस्टेंट की तरफ देखते हुए, पर सर मैं तो बस किसी छोटे से पोस्ट के लिए यहाँ अप्लाई की थी। असिस्टेंट नायरा की तरफ देखकर बोला, जैसा मानो कह रहा हो, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें इतना अच्छा पोस्ट मिल रहा है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा होगा। अभी असिस्टेंट की नज़रों को खुद पर महसूस कर नायरा थोड़ा हड़बड़ा गई। तभी असिस्टेंट बोला, मिस नायरा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी पोस्ट मिली है। इस पोस्ट के साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। नायरा ने जैसे ही वो सुना तो उसे लगा कि चलो ठीक है, अच्छी सैलरी रहेगी तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। ये सुनकर नायरा बोली, ओके। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।